बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के 9 हलकों में कल बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सजेगा। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम, तैयारियां अरूज पर हैं। पोलिंग का अमल तैनात हो गया है, का अमला भी तैनात कर दिया गया है। अभी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला। हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से आजिज अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, देखें इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मलिर के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में मुकर्रर होने वाला अमला है उनकी आमद का एक सिलसिला है। ये जब अमला पूरा पहुँचेगा तो फिर इनको जो पोलिंग का सामान है वो फराहम किया जाएगा। ज़ाहिर है कि इसमें बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं, इसके अलावा इंक है, फाइलें हैं और दीगर जो भी ज़रूरी सामान होता है पोलिंग का वो इनको फराहम किया जाएगा। कराची में कल इतवार को सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा। 9 बल्दियाती हलकों में पोलिंग शुरू होगा, जिसके लिए तकरीबन 121 पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन के 2-2 बूथ होते हैं, कहीं 3-3 बूथ भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको तफसीलात अगर बताऊँ इन पोलिंग स्टेशंस का, तो इनमें तकरीबन 89 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको हसास करार दिया गया है और 42 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिन पे सिक्योरिटी आज शाम तक मुकर्रर कर दी जाएगी। ये जो 9 बल्दियाती हलके हैं ये कराची के 5 अजला में हैं। मलीर और साउथ में बड़ा मुकाबला है, चूँकि साउथ सदर टाउन के यूसी 13 से मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं इस वक्त वो यूसी चेयरमैन के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। इसी तरह जो इस वक्त डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद वो यूसी 7 मलीर गडाब टाउन से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये दोनों यूसीज जो हैं ये बड़ा सख्त मुकाबला होगा, चूँकि ये पहले से मेयर और डिप्टी मेयर यहाँ पर मौजूद हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई दोनों जमातों के उम्मीदवार इनके सामने मौजूद हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको दीगर यूसीज की बता दूं तो केमाड़ी टाउन में एक यूसी चेयरमैन के लिए मुकाबला है। सदर टाउन के यूसी 12 के चेयरमैन के लिए मुकाबला है। नाजिमाबाद का एक वार्ड नंबर 4 है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, वहाँ पर एक वार्ड का इलेक्शन है। मलीर ज़िला में 2 अलग अलग वार्ड्स के इलेक्शन का भी है, जिसमें एक मलीर टाउन का वार्ड 12 है, ये यूसी गाजी दाऊद गोट है, वहाँ पर मुकाबला है। और मलीर गडाब का ही एक दूसरा वार्ड नंबर 6 पे भी इलेक्शन है। इस तरह ईस्ट में सिर्फ एक जना टाउन का एक वार्ड है जिस पे मुकाबला है। तो तमाम बल्दियाती हलकों को मिलाकर ये कोई 9 बल्दियाती हलके बन रहे हैं, जिनमें 3 जो है वो चेयरमैन के लिए मुकाबले हैं, 2 जो हैं वाइस चेयरमैन के सीटों पे मुकाबले हैं और 4 जो है वो बल्दियाती वार्ड्स पे मुकाबला है। कराची में 9 बल्दियाती हलके हैं जिसके लिए 121 पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशंस पे जो है वो इस वक्त जो है इसकी तैयारियां हैं। इन पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग का अमला अभी इन डीआरओज़ के ऑफिस से रवाना किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के डीआरओ ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ अभी पोलिंग का अमला जमा हो रहा है। इनको पूरा पोलिंग का जो सामान है वो फराहम किया जाएगा, फिर ये अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर रवाना होंगे और रात भर फिर इनको पोलिंग स्टेशंस पर ही रहना है। चूँकि सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होना है तो इसलिए इनके लिए ये लाजमी है कि इनको रात को पोलिंग पे ही रहना है। जी अच्छा, आज इस 9 हलके हैं, 121 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इनमें से कितने हसास और इंतहाई हसास करार दिए जा रहे हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन हलकों की एक फ़हरिस्त जारी की है, जिनमें 42 ऐसे हलके हैं जो इंतहाई हसास हैं, यानी वहाँ पे ये सिक्योरिटी का मसला है। ख़ास तौर पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं, मलीर, साउथ के सदर टाउन में और जबकि केमाड़ी टाउन में। केमाड़ी टाउन के एक यूसी चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का अलग अलग इंतखाब है। तो इन अजला में पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 79
89 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो इंतहाई हसास हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मलीर के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हैं रोशन मस्तोई साहब, मैं इनसे ज़रा तफसीलात बताऊंगा आपको। रोशन साहब, मलीर ज़िला में क्या तैयारियां हैं इस वक्त इलेक्शन की? इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। जो है बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें तमाम इंतजाम कंप्लीट कर लिए गए हैं और थोड़ी देर में हम अपना इलेक्शंस का मटीरियल पोलिंग स्टेशन पे रवाना करेंगे। अच्छा, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की भी बात होती है। ज़ाहिर है कि मलीर में 4 जगहों पे तकरीबन इलेक्शन है, क्या कहेंगे? इस वक्त जो है एसएसपी साहब ने जो हमें लिस्ट मुहैया की उसमें सिर्फ 7 ऐसी पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया, इंतहाई हसास करार दिया, बाकी सारी नॉर्मल्स में हैं। अच्छा, रोशन साहब, ये भी बता दीजिएगा कि ये जो पोलिंग का अमला है, पोलिंग स्टेशंस की क्या तैयारियां हैं? इस अमले को आज रात भर वहीं पे ही रहना है? इनको सामान, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, सिक्योरिटी का तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और अमला भी अपने इलेक्शन सामान और मटेरियल की हिफाजत के वहीं मामूर रहेगा और इलेक्शंस के बाद ही वो वापस लौटेगा। आप इंतजामात से मुतमईन हैं? बिल्कुल, हम मुतमईन हैं क्योंकि छोटी इलेक्शन से बाई इलेक्शन से इसको हमने पूरी तैयारी कर ली है और इसमें इंशाल्लाह पूरा इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, 5 बजे तक तो ज़ाहिर है कि पोलिंग का अमल रहता है, उसके बाद फिर नताइज का सिलसिला शुरू होता है, तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं? इंशाल्लाह नताइज भी अपने वक्त पे और आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ मलीर के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर रोशन अली मस्तोई साहब। आपने सुनी उनकी बात कि ज़िला मलीर में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और 7 पोलिंग स्टेशंस को ज़िला मलीर में इंतहाई हसास करार दिया गया है। अलबत्ता बाकी तमाम इन्होंने जैसे बताया कि सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ज़ेबू कोच मंगू पीर में ऑपरेशन करके गैर कानूनी हाइड्रेंस को मिसमार कर दिया गया है। पाकिस्तान रेंजर्स का गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक ज़ेबू गोच मंगू पीर में ऑपरेशन करके गैर कानूनी हाइड्रेंट को मिसमार कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान रेंजर्स टीम का गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन कराची के इलाके ज़ेबू गोच मंगू पीर में जो है वो किया गया। गुज़श्ता रोज जहाँ पे ऑपरेशन गैर कानूनी हाइड्रेंस को मिसमार करने के लिए जो है वो किया गया, जिससे बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान 10 मरला अराजी पर मुश्तमिल गैर कानूनी हाइड्रेंस जिसकी गहराई 12 फीट जो है वो बताई जा रही थी, उसको मिसमार किया गया है। जबकि मजमूई तौर पे तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक 87 ऑपरेशन में 184 गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, जिसमें 21 को जो है वो मेहरबंद और 163 को मिसमार करके 162 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 39 गैर कानूनी सब सॉइल और बोरिंग कनेक्शन के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें 17 को मेहरबंद और 22 को गैर कानूनी जो कनेक्शन थे उसको जो है वो खत्म किया गया है। इसी के साथ साथ तर्जुमान सिंध रेंजर्स का मुताबिक बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद 200 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी जो है उसको बहाल कर दी गई है और जो है वो तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब तक जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंस का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा शाहरुख, ये भी बताएगा, सिलसिला जारी रहेगा, कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो कानूनी तौर पर क्या क्या सजा इनके लिए मुख्तस की गई है जो गैर कानूनी हाइड्रेंस बनाते हैं? जी बिल्कुल, देखते हैं, पानी चोरी की जो है वो जो पानी चोरी का एक्ट है उसके तहत इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और यौमिया जो है वो करोड़ रुपए, लाखों रुपए का जो है वो पानी जो है वो रोजाना की बुनियादों पर चोरी किया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया है। और अभी हाल ही में जो है वो एक ऑपरेशन किया गया जिसमें जो है वो बोरिंग जो है वो बॉडी में कनेक्शन जो है वो उसने लगाया हुआ था और उसके अंदर जो है वो 54 की लाइन डली हुई थी, जिसमें जो है वो करोड़ रुपए का पानी जो है वो यमुना चोरी किया जा रहा था, जिसके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया गया। रेंजर्स सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव है, जिसमें जो है वो गैर कानूनी जो हाइड्रेंस के खिलाफ जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला वाटर बोर्ड काम के साथ जो है वो जारी है, जिसमें जो है वो वाटर बोर्ड काम की जाने से जो लिस्ट फराहम की गई है
जो रेंजर्स हैं उनको तो ये जो है वो इलीगल हाइड्रेंस जो है मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मंगोपीर में जेबो कोर्ट में गुज़श्ता रोज ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ साथ मजीद कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो प्लान किया हुआ है और आइंदा रोज भी जो है वो क्रैकडाउन इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगा जब तक जो है वो इलीगल हाइड्रेंस खत्म नहीं हो जाते। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शाहरुख शाह। गैस की कीमतों में इजाफे ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। FPCCI की स्टैंडिंग कमेटी बराए रेस्टोरेंट्स के कन्वीनर वकास अजीम कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स और होटल की सरगर्मियों को पूरा करना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी बिल्कुल, शहर कायद में हम देखते हैं कि एक जानिब गैस का बहरान है तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एक गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो डोमेस्टिक सार्फिन हैं वो भी परेशान हैं बल्कि जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो भी शदीद परेशान हैं। और इसके साथ साथ होटल और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकास अजीम जो कि कन्वीनियर हैं FPCCI में जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उसमें रेस्टोरेंट के हवाले से। उसके साथ साथ ये ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के तर्जुमान भी हैं। वकास साहब क्या कहेंगे, कीमतें बढ़ा दी गई हैं, डोमेस्टिक की बात करें तो उन पर भी होशरुबा जो है वो बर्डन डाला गया है। देखें ये ओवरऑल जो इस वक्त ये इंक्रीज़ हुआ ना ये 193% है सारे सेक्टर्स को अगर आप जमा कर लें। अब उसमें जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि सबसे बड़ा असर उस पर हमारे डोमेस्टिक फैक्टर पे आ रहा है और डोमेस्टिक पे जब आएगा कंज्यूमर पर अल्टीमेटली उनकी जेब ख़राब होती है। जब उनकी घर की इकॉनमी फेल होगी तो ज़ाहिर है रेस्टोरेंट का काम तो ऐसा है कि वो लोग उसी वक्त जाते हैं कि जब उनके पास उनके घर के सारे अहदाफ पूरे हो रहे हों। अब जो हम ये चीज़ देख रहे हैं गैस 193% ऊपर हो जाने के बाद ऑलरेडी हमारे एक्सपेंसेस में जो सुई ये जो गैस आया करती थी ये कोई 6% तक चली गई थी। तो अब हम कहाँ देख रहे हैं इसको 8% पे 9% पे। मतलब ये कि इसके साथ तकरीबन 50 से 55% हमारी इस वक्त फूड कॉस्ट चली गई है। हर चीज़ में इन्फ्लेशन है। इस वक्त 80% जो काम है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का वो इस वक्त इस पे चला गया है, इस पे सिलेंडर्स पे चला गया। वे रेस्टोरेंट का बिल आज से 3 साल पहले गैस की मद में 1.25 से 1.5 लाख रुपए होता था। अब उसका वो एक्सपेंस सिलेंडर्स की शक्ल में तकरीबन 6 लाख रुपए। और अब जब ये हाइक नज़र आ रही है तो उसके बाद ये और बढ़ जाएगा। तो जब आपकी ओवरऑल जो आपका कस्टमर है कंज्यूमर है जब वो मुतासिर होगा तो हमारा काम तो जाहिर है वो हमारा काम उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो मुतासिर होगा। ये थे वकास अजीम जिनका बताना है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जो है वो लाखों लोगों का रोज़गार और घराने जो वाबस्ता होता है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से गैस प्राइसेस भी बढ़ा दी गई हैं लेकिन साथ साथ गैस बहरान का भी सामना करना पड़ता है। वकास अजीम का हुकूमत से मुतालबा है कि ना सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ के जो नुमाइंदे हैं बल्कि स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के एक ऐसा जो है वो रास्ता निकाला जाए जिसकी वजह से ना सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो तरक्की पा सके बल्कि जो मुल्क में मुख्तलिफ बहरान है उस पर भी जो है वो काबू पाया जा सके। जी। कराची की टूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गई। न्यू कराची से मुत्तसिल सड़क खस्ता हाली का शिकार है जहां जगह जगह गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे हैं। मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में सड़कों की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। शहर की मुख्तलिफ छोटी बड़ी सड़कें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है न्यू कराची मुत्तसिल रोड है ये। यहाँ पे मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो एक जानिब जो है वो सड़क खस्ता हाली का शिकार है जबकि दूसरी जानिब सड़क पर जो है वो गड्ढे भी मौजूद हैं और गड्ढे जो हैं वो खुले हुए हैं जिसके बायस जो है वो हादसात भी यहाँ पे पेश आ सकते हैं। साथ ही साथ इस रोड की हालत इंतहाई खस्ता हाल है कि अगर यहाँ पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे इस रोड के ऊपर कोई भी स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है। रात के औकात में भी जो है वो यहाँ पे हादसात हो सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे खुले हुए हैं। साथ ही साथ जो है रोड खस्ता हाली का शिकार है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा ये कब से रोड की सूरत हाल अबतर है और कितना वक्त हो गया और आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना होता है? भाई इसका ये तकरीबन 3 महीने हो गए हैं इसको यहाँ पे गड्ढे को। 3 महीने से इसी कंडीशन के अंदर है। तकरीबन 2-3 औरतें इसमें बच्चे भी गिर चुके हैं लेकिन ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जानी नुकसान होने की कोई गारंटी भी नहीं क्योंकि गहरा गड्ढा है, गंदा पानी है और यहाँ पे भी ये सारा पड़ा हुआ है। ये आज आए थे थोड़ा सा उठाया बाकी सब छोड़ के चले गए।
बाकी आपके सामने ये रोड का हाल भी देख लें आप, क्या हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ शहरी मौजूद थे और इनका यही कहना है कि रात के औकात में बिलखसूस शाम में जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। नागन चौरंगी से शफीक मोड़ से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे आ रहा होता है, जिसके बाइस जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है। साथ ही साथ जो है इनका ये भी कहना था कि रात के औकात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी मौजूद नहीं है सड़क के ऊपर, तो जिसके बाइस जो है वो हादसा भी किसी भी वक्त जो है वो पेश आ, नुकसान का भी खतरा है। जी। और गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद के इनखला का चौथा रोज़ है। गैर कानूनी तौर पर मकीम 261 अफराद को अब तक होल्डिंग कैंप से चमन बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया है। ADC 1 केमाड़ी के मुताबिक आज चौथे दिन 47 अफराद के इलीगल रिहायशी होने की तस्दीक हो गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ जो हाजी कैंप के अकब में जो अमीन हाउस है वहाँ पे पहला होल्डिंग सेंटर जो कायम किया गया था उसके बाहर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। और इस वक्त जो है वो आज जो हुकूमत की जानिब से डेडलाइन दी गई थी उसका आज चौथा रोज़ है। जितने भी इलीगल जो है वो इमिग्रेंट्स थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का सिलसिले का आज चौथा रोज़ हो चुका है और इनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। कराची के मुख्तलिफ अजलाओं से जो है वो हिरासत में लेकर लाए गए जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको जो है वो यहाँ पे जो है वो रखा जा रहा है और जो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो कैंप होल्डिंग सेंटर जो है वो लाया जा रहा है जहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी है। ADC 1 जो है वो ज़हूर मरी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 1000 के करीब जो है वो जो इलीगल जो हिरासत में लिए गए मुख्तलिफ अजलाओं से लोग जो है वो पुलिस लेके आई है, बसेस में जो है वो हिरासत में लेके आई है और यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन मुकम्मल किया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो सबसे पहला काफिला जो है वो रवाना हुआ था परसों, उसमें तकरीबन 112 के करीब जो है वो मजमूई तौर पे 112 के करीब जो है वो तारिकीन वतन जो कि इलीगल रिहायशी थे उनको जो है वो मूव किया गया है। जबकि दूसरे फेज में जो कि कल गाड़ी जो है वो दूसरा काफिला कल रवाना हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 149 के करीब जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो कि कल काफिले की सूरत में जो है वो यहाँ से चमन बॉर्डर रवाना किए गए हैं। टोटल जो है वो अगर मैं बात करूँ मजमूई तौर पे तो 261 तारिकीन वतन जो है वो इस वक्त जो है वो अपने मुल्क रवाना हो चुके हैं और बहुत सख्त सिक्योरिटी में उनको यहाँ से जो है वो मूव किया गया है और इस वक्त जो है वो तकरीबन जो है वो 70 के करीब लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं जो कि जिनकी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। इलीगल आज क्योंकि चौथा रोज़ है, मुख्तलिफ जो अजलाओं से हिरासत में लेके लाए गए हैं उसमें से 70 के करीब जो है वो लोग उनकी वेरिफिकेशन का अमल इस वक्त जारी है और ADC 1 के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि आज जो तीसरा काफिला है वो मुमकिन तौर पे अगर बंदों की जो है वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो आज ही जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताएगा कि अब तक कितने अफगान मुहाजिरीन जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं? जी बिल्कुल, देखें जो ऑपरेशनल हेड हैं और ADC 1 हैं ज़हूर मरी, उन्होंने जब हमसे बात की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि जो है वो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो है वो वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी है। तकरीबन 1000 के करीब जो है वो यहाँ पे जो कैंप होल्डिंग सेंटर है वहाँ पे बंदों को जो है वो लाया गया 1000 के करीब। उसमें से जो इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए उसमें उसकी तादाद जो है वो टोटल 2 काफिलों की सूरत में अगर हम बताएं तो मजमूई तौर पर 261 जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की जो है वो तादाद बनती है जिनको होल्डिंग सेंटर से मूव कर दिया गया है। जो है वो बसेस में बिठा के उनके सामान के हमरा उनकी फैमिली के साथ यहाँ से मूव कर दिया गया है चमन बॉर्डर पे जहाँ पे अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा उनको और उसके बाद फिर बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके वो अफगान हुकूमत है, अफगान हुकाम है वो उनको उनके हमरा जो है वो अफगानिस्तान ले जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो आज तकरीबन 74 के करीब 70 से ज़ायद जो अफराद हैं उनको जो है वो लाया गया है जिनकी वेरिफिकेशन का जो है वो अमल जारी है। बसेस यहाँ पे जो है वो मौजूद है जो कि तीसरा काफिला जो निकलेगा उनके लिए बसेस का एहतमाम यहाँ पे किया गया है। खाने पीने की अगर सहूलियात की अगर हम बात करें तो कैंप से यहाँ पे जो है वो खैमे लगा दिए गए हैं फैमिलीज़ के लिए और हॉल नुमा जो है वो हॉल भी है यहाँ पे ताकि फैमिलीज़ बच्चे जो है वो यहाँ पे जो है वो आराम से स्टे कर सके जब तक जो है वो बसेस रवाना नहीं होती। मेडिकल कैंप्स यहाँ पे जो है वो अंदर लगाए गए हैं कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो बीमार हो जाता है
तो उनकी बीमारी के लिए डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उनको तिबी सहूलियात जो है वो फराम करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, जबकि खाने की सहूलियात यहाँ पे रखी हुई है, पानी की सहूलियात यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। जब पहला और दूसरा काफिला रवाना किया गया है तो उसमें बसेस के अंदर जो है वो RRF की नफरी भी जो है वो मौजूद रही, तैनात रही, जबकि जो है वो स्पेशल ब्रांच के भी जो है वो अमला बसेस में जो है वो सवार होकर चमन बॉर्डर तक उनको जो है वो छोड़ के वापस जो है वो आएगा। और इस वक्त जो बसेस रवाना हुई हैं उनके समरा भी पुलिस की मोबाइलें जो है वो मौजूद थी, जो कि उनको यहाँ से मूव करके जो है वो चमन बॉर्डर तक लेके गई हैं। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि 261 के करीब जो है वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो यहाँ से रवाना कर दिया गया है और मजीद प्रोसेसिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और आप हमें मनाजर दिखा रहे थे, तकरीबन 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो आज जो है उनको वापस भेजा गया है, अफ़गानी जो इलीगल रह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। करंगी नंबर 2 का गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इंतज़ामिया की गफलत की भींत चढ़ गया। स्कूल में बिजली और पानी का फुकदान है, खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में चौकीदार तक मौजूद नहीं है, नशा करने वाले स्कूल का सामान चोरी कर लेते हैं। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी सबा। बिल्कुल, शहर क़ायद में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तलबा जहाँ पर तालीम हासिल करने आते हैं उस जगह पर स्कूल्स में डेस्क के साथ साथ जो है वो दरवाजे खिड़कियाँ तक गायब हैं। मैं मौजूद हूँ कोरंगी 2 नंबर के स्कूल प्राइमरी गर्ल्स गवर्नमेंट प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो डेस्क तक मौजूद नहीं, और जो मौजूद हैं वो इंतहाई खस्ता हालत है जिस पर जो है वो बैठ कर तालीम हासिल नहीं की जा सकती। दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर दरवाजे खिड़कियाँ स्कूल के गायब हैं, चौकीदार मौजूद नहीं है। स्कूल के HM यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मुझे बताइएगा कि स्कूल की हालत कब से है? ये है ना 2021 से है तकरीबन, हमारे चौकीदार नहीं है, इस वजह से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। महल्ले के लोग हमसे ताउन नहीं करते हैं, और जैसे हम लोग जाते हैं ना गेट बंद करके जाते हैं तो बाहर से ऊपर से कूद के हिरंची आ जाते हैं। सारी ये ग्रिलें लगी हुई थी, कोई 53 है ना, सारी वो ले गए, खिड़कियों के दरवाजे पंखे वो लेके जाते हैं। चाहे आप कंप्लेन हमने हर जगह करी है, थाने में भी करी, अपने DO और है ना TO ऑफिस में भी करी, तो बेचारे वो यही कहते हैं कि है ना आप है ना कोई फैमिली को लेके कोई फैमिली वाले से बात करें ना, वो रुक जाता है तो सही है। लेकिन यहाँ पर आते हैं फैमिली वाले, हमने नर्सरी से भी कांटेक्ट किया था, नर्सरी वालों से ना, तो वो कहने लगे यहाँ पानी नहीं है। और जो फैमिली वाले आते हैं वो कहते हैं कि हम है ना हमारी फैमिली पूरी डरती है, क्योंकि दिन रात हम जैसे ही जाते हैं ना बस समझ ले आना शुरू हो जाते हैं। हमारे उस वक्त तक नहीं आते हैं, जैसे अब 2 बजे हमारा स्कूल टाइम है तो उस वक्त तो नहीं आएंगे, उसके बाद जैसे हमें निकलता हुआ देखते हैं ना तो फ़ौरन आ जाते हैं। और कंप्लेन करो ना कोई वो नहीं हो रहा। वहाँ से 2-3 दफ़ा है, विजिट भी हुआ, जैसे इनसे हमने पुलिस वालों से भी किया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मेरे साथ असातिज़ा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि स्कूल में जो है वो पंखे भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है। इसके साथ साथ कितनी मुश्किलात से आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है? बस यही है कि मैनेजमेंट यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, सब कुछ हैं। सिर्फ हम आला हुकाम से ये अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए कि डेस्क्स बच्चों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, पंखे नहीं है। जब से हम यहाँ अपॉइंटमेंट में कोई एक भी पंखा नहीं है। इन चीज़ों को फोकस कर लें ताकि जो पेरेंट्स भी हैं वो बच्चों को यहाँ भेज, जैसे वॉशरूम का सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ ये हमारे पास फुकदान है, वरना माशाल्लाह से टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सारा कुछ स्टाफ बहुत अच्छा है, क्वालिफाइड है। आला हुकाम से मैं आपके न्यूज़ चैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सिर्फ इस चीज़ों पर फोकस कर लें तो हमारे स्कूल और मज़ीद बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, इस वक्त स्कूल में कितने बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं? अभी हमारे स्कूल में तकरीबन 200 से अबव हैं स्टूडेंट्स, और टीचर्स जो हैं वो 7 हैं यहाँ पर स्टाफ में। जी बिल्कुल, 200 से ज़ायद जो है वो तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो 60 यहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। दूसरी जानिब इनका मुतालबा है कि हुकाम आला से कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि तलबा यहाँ पर जिन मुश्किलात से तालीम हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा जिन मुश्किलात से पढ़ा रहे हैं, उन मुश्किलात से दो चार ना होना पड़े। दूसरी जानिब यहाँ पर HM के लिए जो है वो बैठने की जगह नहीं मौजूद। HM इस वक्त यहाँ बाहर कॉरिडोर में अपनी जो है वो बच्चों के डेस्क लगा कर बैठे हुए हैं, और इनका यही कहना है कि हेरोइनची जो है वो
नशावर अफराद जो हैं वो स्कूल बंद होने के बाद यहाँ से सामान चोरी कर कर ले जाते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम नहीं है, वॉशरूम्स का निज़ाम नहीं है, तो बहरहाल उस पर जो है वो नज़रसानी की जाए। जी, बात करेंगे शहर कायद के मौसम की, जो कि आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 36 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में दर्जा हरारत मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया है। आपको बताएं कि शहर में हवा में आलूदगी की शरह 140 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई है। करंगी के सेक्टर 15 में आलूदगी 112 पार्टिकुलेट मैटर रही है। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम अफ़गान तालिब इल्मों का डेटा जमा कर लिया गया है। 121 गैर कानूनी अफ़गानी तालिब इल्म शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम है। 55 अफ़गान तालिब इल्म ज़िला साउथ करंगी और 24 में भी हैं। मज़ीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम अफ़गान तालिब इल्मों का डेटा जो है जमा कर लिया गया है। 121 गैर कानूनी अफगानी तालिब इल्म शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम है, जबकि 55 अफगान तालिब इल्म जिला साउथ में ज़ेर तालीम है। कोरंगी में 24, सेंट्रल में 25, वेस्ट में 14, मलीर में 7, खिमाड़ी में 4 और जिला ईस्ट में 2 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, जबकि सरकारी स्कूलों में अफगान तालिब इल्मों की सबसे ज्यादा तादाद तालिबात की है। 121 में से 70 से ज़ायद तालिबात स्कूलों में ज़ेर तालीम है, जबकि तमाम इजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को डेटा जमा करने के अहकाम जो है वो जारी किए गए थे PR मोहम्मद बालादी की जानिब से। जबकि ये वो तालिब इल्म है जिनके वालिदैन की शहरियत और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अफगानिस्तान का है। ये एक नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी की जानिब से जारी किया गया, जिसमें ये तमाम तर तफसीलात जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ जो है वो शेयर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट करे थे। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी। रुपए पर प्रेशर बढ़ने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 84 पैसे महंगा हुआ है। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। ये डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट की जांच करें तो दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपए पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 84 पैसे महंगा हुआ और 280 रुपये 57 पैसे से बढ़कर 284 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में रुपए की कदर में देखा जाए तो 1.32% की कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ऊपर मार्केट डॉलर 3.5 रुपये महंगा हुआ है, 285 रुपये पर पहुंच गया है। और देखा जाए एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर जो 1 करोड़ 40 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी जानब कमर्शियल बैंकों से 9 करोड़ 30 लाख डॉलर का इनकला हुआ है, जिसकी वजह से शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। डॉलर की तलब है, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो रहा है। साथ ही एक हफ्ते में यूरो 5 रुपये महंगा होगा 305 रुपये, बरतानवी पाउंड 3.5 रुपये महंगा होगा 346 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया है। अच्छा अशरफ, ये भी बताएगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान जबरदस्त तेजी भी रिकॉर्ड की गई है। जी, यहाँ पे देखा जाए मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है, जिसमें एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2179 पॉइंट की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 4.28% इजाफे से 6.5 साल बाद 53,000 की नई बुलंद सतह अबूर कर गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 53,123 की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में 74 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 25 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। और यहाँ पे माहिरीन का कहना है कि रवा हफ्ते स्टेट बैंक की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। साथ ही स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया है कि रवा माली साल की दूसरी छमाही में यानी जुलाई से जून तक जो है महंगाई की रफ्तार में तेजी से कमी का अंदिया दिया है। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमत में इस हफ्ते में इजाफे का फैसला किया है। सरमाकारों की नजरों में सर्कुलर डेट के मसले को हल करने का वाहिद हल रास्ता जो है कीमत में इजाफा बना है। और सितंबर के जो 31.40% से अक्टूबर में महंगाई की शरह कम होकर 26.9% पर आ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर तनवीर अहमद ने स्टेट बैंक से फौरी शरह सूद में 3% तक की कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करेंगे अयाज राना से। जी अयाज।
जी बिल्कुल, जहाँ ये बात देखने में आ रही है कि इस वक्त मईशत को लेके बहुत अच्छी खबरें जहाँ देखी जा रही हैं, उसके साथ साथ अब इंडस्ट्रीज़ और कराची चैम्बर की जानिब से जो है वो स्टेट बैंक से एक वाज़ेह बयान सामने किया जा रहा है और एक अपील की जा रही है कि जहाँ हमने देखा कि शरह सूद में 22% इस वक्त जो है वो शरह सूद कायम है और उसके अंदर अब कहा यह जा रहा है जहाँ महंगाई की शरह और जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, वहीं डॉलर की कीमत के अंदर भी अब इस्तेकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो शरह सूद में भी कमी जो है वो अब मुमकिन तौर पर की जा सकती है। उसके लिए इस वक्त हम बात करने के लिए कराची चैम्बर में मौजूद हैं। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइए कि आप क्या डिमांड लगती है, आपको लगता है कि शरह सूद में अब कमी की गुंजाइश है और मज़ीद कमी की जा सकती है अब इसके अंदर? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि शरह सूद में जो है वो फौरी तौर पे जो है कमी होनी चाहिए, कम से कम 3% कम होना चाहिए और आहिस्ते आहिस्ते करके इसको सिंगल डिजिट पे लाना चाहिए। देखिए इतनी भारी शरह सूद पे कोई भी कारोबार नहीं चल सकता और ख़ास तौर से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हमें अपने मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो उसको बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर हमें देखिए अगर इंडस्ट्री चलेगी तो हमारा सब कारोबार चलेगा, हमारे यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। हमारी जो एक्सपोर्ट जो कम है, इसकी जो मेन वजह है कि हमारे मुल्क में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, बहुत कम है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। जैसे आप देखते हैं कि बिजली के नर्ख इतने ज़्यादा हो रहे हैं और अब जो है दिसंबर और जनवरी में जो है इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि शरह सूद को जो है फौरी तौर पे इसको नीचे लाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो है इंडस्ट्री चले तो आहिस्ते आहिस्ते करके इसको जो है सिंगल डिजिट पे लाना चाहिए। जैसे तनवीर अहमद साहब का यही कहना है कि शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट में आना चाहिए। जहां आने वाला वक्त जो है उसके अंदर मौसम सरमा के अंदर इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई में जहां बंदिश होगी, उसी के साथ साथ अगर शरह सूद में भी कमी होगी या वो शरह सूद बरकरार रहा तो इंडस्ट्री का जो पहिया है उसको चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। जी।